जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर्थ ग्रेड सीरीज की एक नई एपिसोड में। जैसा कि हम लोग खान सर के जो मंथली मैगजीन्स आती है, करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स, हम लोग उनको एनालिसिस कर रहे हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। और हम लोग फरवरी मंथ के जो मंथली मैगजीन्स आई है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आप सबको ये भी बता दूं, आज के सेशन में हम लोग फरवरी मंथ के मंथली मैगजीन्स जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। कल के सेशन से हम लोग नेक्स्ट सेशन से हम लोग मार्च मंथ के जो मंथली मैगजीन्स आई हुई है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज ये अंतिम सेशन होने वाली है फरवरी मंथ का। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको कवर करने वाले हैं। और आज के सेशन में हम लोग पर्यावरण से संबंधित आर्टिकल्स को देखने वाले हैं, एनवायरमेंटल से संबंधित आर्टिकल्स को देखने वाले हैं। तो आप सबको ये भी बता दूं कि एनवायरमेंटल से हो गया, ज्योग्राफी से हो गया, इससे करंट लगातार सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आप प्रीलिम्स हो या मेंस हो, और स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, सभी एग्जामों में ऐसे ऐसे सवाल देखने को मिलता है जो करंट में घटित हुआ हो। तो इससे सवाल बनाए जाते हैं और हम लोग को इसको देखना बेहद जरूरी है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी चर्चा में है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। और ये सीरीज आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज तो आप सभी हमें सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और मोटिवेशन मिले, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के सेशन का ये पहला आर्टिकल्स पहला आर्टिकल्स रहने वाली है। जैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, और इससे सवाल बनाए जाने की संभावनाएं काफ़ी हद तक है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए और चाहे तो इसको आप बाद में फिर से रिवीजन कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए आर्टिकल्स का कहा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर के जो है 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए ये आर्टिकल्स काफ़ी चर्चा में। देखिए 50 वर्ष हो, 100 वर्ष हो, ये देखिए ये सब हम लोग 100 वर्षगांठ जो हम मनाते हैं, ये अभी 50 साल का हो रहा है। तो हम लोग ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है आखिर प्रोजेक्ट टाइगर, कब शुरुआत हुई थी, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। अभी टाइगर में मतलब वर्तमान समय में कितने टाइगर्स हैं और शुरुआती तौर पर कितना टाइगर्स थे, इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है सरकार की ओर से, इसका संरक्षण किसके द्वारा करवाई जाती है, इन तमाम चीजों को हम लोग देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए, इसमें क्या कहा जाता है, अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों और संवितरण में देरी के कारण प्रोजेक्ट टाइगर को धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मतलब ये कहा जा रहा है कि आपका अपर्याप्त वित्तीय संसाधन बोले तो इसमें जितने भी रकम हो, रुपया हो, वित्तीय स्थिति होते हैं ना, उसका सही तरीके से इसको नहीं मिल पा रही है ना, नहीं मिल पा रही है। और इसमें मतलब देरी किया जा रहा है, देरी करने के कारण जो है ना इस प्रोजेक्ट में धन की काफी ज्यादा कमी का सामना करना पड़ता है। आप मान के चलो आप कोई भी जॉब में हो, है ना, जॉब में हो, आपको पर मंथ मतलब लगभग 1 तारीख को देना चाहिए सैलरी, 1 से 2 तारीख को देना चाहिए। अगर नहीं दे रहा है, कभी महीना के लास्ट में दे रहा है यार, मतलब दिक्कत हो जाती है ना। उसी प्रकार इसका भी वही हाल है, इसमें भी काफी ज्यादा वित्तीय सहायता जो है ना देरी से मिलती है, जिसकी वजह से इसमें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर की पृष्ठभूमि, आखिर ये पृष्ठभूमि, आखिर इसके प्रोजेक्ट टाइगर के क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, है ना। देखिए ये क्या है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि जो उत्तराखंड में, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था। आपको प्रीलिम्स में ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर के लिए कहां से ये शुरुआत की गई थी। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है वहां से शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 1 अप्रैल 1973 को की गई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ओके, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जाता है, जब ये लॉन्च हुआ था ना, ये 1973 ईस्वी में जब इसका प्रोजेक्ट टाइगर को बनाया गया था, उस समय बाघों की संख्या 9 थी, है ना। बाघ अभ्यारण्य की बाघ जो है ना अभ्यारण्य है वो उस पर 9 ही थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि आपको ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर के लॉन्च के समय या निर्माण के समय में, संस्थापक के समय में टोटल कितने बाघ अभ्यारण्य थे, तो 9 थे, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 1937 में, सॉरी यहाँ 1973 होनी चाहिए, मिस्टेक होगा, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखोगे, यहाँ 1973 होनी चाहिए, 1937 है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट कहा जाता है वर्तमान में 18 राज्यों में 54 बाघ अभ्यारण्य है। अभी वर्तमान समय में जो है टोटल कितने बाघ अभ्यारण्य है, 54 है, यानी कि 6 गुना जो है ना इसमें वृद्धि देखने को मिली है। 50 सालों में 6 गुना क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। देखिए आपको गुना भी पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, कि आपको ये पूछे जा सकते हैं कि आपका बाघ जो है ना ये
मतलब कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है ना, ये प्रोजेक्ट टाइगर का निर्माण के समय में कितने बाघ अभयारण्य थे? 9 थे। उसके बाद वर्तमान समय में जो है बाघ अभयारण्य की संख्या जो बढ़ी है वो कितने गुना बढ़ी है? तो 6 गुना बढ़ी है ना। 9 से 54 आया तो 6 गुना बढ़ी है। तो अभी वर्तमान समय में जो कितने टोटल कितने हैं? 54 है और 18 राज्यों में ये हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जाता है, देखिए ये आप देख सकते हो, है ना, 50 ईयर्स प्रोजेक्ट जो है टाइगर। उसके बाद देखिए इस प्रोजेक्ट की उपलब्धियां, आखिर अब तक क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए क्या कहा जाता है कि भारत में दुनिया की कुल आबादी, कुल बाघ आबादी, ना कि सिर्फ आबादी, ठीक है, बाघ आबादी का 80% बाघ पाए जाते हैं। आपको ये ध्यान रखेंगे कि भारत में जो है, केवल भारत में, पूरा दुनिया में जितने बाघ है ना उसका 80% बाघ सिर्फ भारत में है। ये आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये 80% कितना भाग सिर्फ भारत में है। और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था तब भारत केवल 268 बाघ थे। तो 1973 यानी कि जब प्रोजेक्ट टाइगर बना था उस समय बाघ अभ्यारण्य 9 थे और टोटल बाघों की संख्या कितनी थी? 268 थी। और वर्तमान समय में जो है ना, वर्तमान समय में 2925 आबादी है, यानी कि इसकी कुल संख्या, बाघों की संख्या जो है ना, सॉरी 3925 है, 3925 है। ओके, देख लेते हैं क्या कहा जाता है कैमरा ट्रैप विधि द्वारा, है ना। कैमरा ट्रैप विधि मतलब कि बाघों की जो काउंट कर रहे हैं ना वो कैमरा के माध्यम से किया जाता है कि कैमरा में कितने टाइगर जो है ना, कितने बाघ जो है ना कैद हुए हैं। मतलब हम लोग कितने कैमरा के माध्यम से हम लोग कितने बाघों को देख सकते हैं, इस तरह से काउंट किया जाता है। तो इसके माध्यम से जो है ना, आंकड़ों के अनुसार जो है ना, लगभग बाघों की वर्तमान समय में जो है 3925 आबादी देखने को मिली है। 3925 वर्तमान समय में। जब प्रोजेक्ट टाइगर बना था तो 268 थे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, और जब प्रोजेक्ट टाइगर बना था 1973 ईस्वी में, 1 अप्रैल 1973, उस समय 9 बाघ अभ्यारण्य थे। ध्यान से सुनना, 9 बाघ अभ्यारण्य थे। और वर्तमान समय में 18 राज्यों में जो है ना टोटल 54 बाघ अभ्यारण्य हैं। और जो 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर बना था उस समय बाघों की संख्या केवल 268 थी। ओके। और वर्तमान समय में कितने हैं? 3925, जो काफी ज्यादा संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है ना। चाहे बाघ अभ्यारण्य में बढ़ोतरी देखने को मिले या बाघों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिले, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए उपलब्धियां हैं, बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, कहीं ना कहीं छोटी नहीं, काफी ज्यादा बड़ी संख्या में उपलब्धियां हैं। अभी आप सभी सुनते ही होंगे कि कोई और देश से जो बाघों को मंगवाया गया है, अभी आप रिसेंटली सुने होंगे, है ना। तो ये सब चीजें इसमें ध्यान रखोगे आप, है ना। लगातार इसमें संख्या की बढ़ोतरी हो रही है और पूरा विश्व में जो है ना, भारत में 80% जो बाघ केवल भारत में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या कहा है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकाय, ये इस प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित अपना देश के अंतर्गत और विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से इसका निकाय किया गया है, इसको भी हम लोग समझते हैं। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको हम लोग एनटीसीए भी कहते हैं, है ना। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसके बारे में हम लोग समझ जाते हैं। कहा जाता है एनटीसीए यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। ध्यान से सुनना आप, देखो ये आप ध्यान रखना, कोई भी जैसे कि आप मान के चलिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है, तो इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाने से पहले कुछ तो संस्था बनाया गया होगा ना, उसके बाद ही तो प्रोजेक्ट टाइगर बना होगा। ऐसा नहीं है ना कि डायरेक्ट सिर्फ सोचे चालू कर दिए। जैसे मान के चलो हम अभी आपके लिए क्लासेस उपलब्ध कराना चाहता हूँ, है ना, चाहे कोई भी बेजेज लाने चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक संस्थान तो बनाना पड़ेगा। जैसे मैं यूट्यूब चैनल पर शुरुआत में आया था, पहले क्या किया मैंने? यूट्यूब चैनल बनाया, उसके बाद तो क्लास अपलोड करवाया किया, है ना। तो वही बातें कही जा रही है। इस प्रोजेक्ट टाइगर को आपको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 1973 ईस्वी में मैं कई बार रिपीट किया तो आपको याद हो गया होगा कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्थापित हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर स्थापित करने से पहले कोई तो संस्था बना होगा, उसके बाद तो प्रोजेक्ट टाइगर बना। तो इसका मतलब यही है कि आप 1973 ईस्वी को याद रखोगे तो उसी के आसपास एक साल पहले, जरूर है कि पहले कुछ ना कुछ बना होगा, प्रोजेक्ट टाइगर चालू होने से पहले कुछ ना कुछ बना होगा। तो आप इसको याद रखने के लिए 1972 में याद रखने के लिए आप उसको याद रखोगे कि तो आप एक साल ऊपर छोटा कर दो, है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो ईयर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर मैं ईयर ही भूल जाता हूँ, है ना। तो ये सब इस तरह से आप याद रख सकते हो कि यार प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में आया था। तो 1973 में आया था तो इसका मतलब है कि इसका संस्था जो है ना, इसकी स्थापना कुछ ना कुछ इससे पहले ही हुआ होगा। तो यार आधा से ज्यादा तो ऑप्शन इसी में छट जाएगा। जो 1973 के बाद ऑप्शन वाला हो वो तो ऐसे कटैया छटैया हो जाएगा।
है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो ये 1972 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। तो ये आप ध्यान रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कहा जाता है, इसका मुख्य कार्य जो है ना, बाघों की निगरानी करना और टाइगर रिजर्व को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना तथा प्रबंधन प्रभावशीलता का विकास करना है। इसका मतलब किसका कार्य, एनटीसीए है ना। एनटीसीए के एक कार्य क्या होता है, बाघों का निगरानी करना है ना। बाघों पे क्या क्या हो रहा है, खाना पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्या कर रहा है बाघ, क्या चाहिए उनको, कोई तकलीफ है, मतलब उसकी निगरानी करना है। उसके बाद इसके जो है ना, इसमें वित्तीय सहायता देने के, इसके लिए जितने भी मान के खाना में जितने खर्च होंगे, इसके रहन सहन में भी जितने खर्च होंगे उस पर ध्यान देना। उसके बाद इसका जो है तकनीकी जो टेक्निकल चीजें होंगी, मतलब इन तमाम चीजों पे बाघों की जो भी चीजें चाहिए है ना, उसके लिए उपलब्ध करवाना इनका ही कार्य है। किसका कार्य है, आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको एनटीसीए कहते हैं, उनका ये कार्य है। उसी प्रकार नेक्स्ट में आपको ये भी पूछे जाएंगे कि पर्यावरण एवं वन मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का जो है ना अध्यक्ष कौन होते हैं, जो वर्तमान समय में पर्यावरण एवं वन मंत्री होते हैं, वही इसका अध्यक्ष होते हैं। ये भी आप ध्यान रखोगे, आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल बनाए जा सकते हैं। ओके, तो आप इसको आप ध्यान रखोगे। उसी प्रकार नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जाता है, जीवों और उन स्थानों की रक्षा करते हैं जहां वे रहते हैं, यानी कि वहां पे आसपास के जितने भी क्षेत्र होंगे उनका संरक्षण करना इसका एक मुख्य कार्य होंगे। उसके बाद WWF स्थानीय समुदायों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करने के लिए काम करता है। ये हम लोग WWF आगे हम लोग दिया हुआ है, उसको भी हम लोग समझ जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जाएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972, इसके बारे में भी समझते हैं हम लोग। जो अभी हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में समझ चुके हैं, उसी तरह से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है लागू किया गया था 1972 में, उसके बारे में भी समझते हैं आखिर क्या हुआ था इसके बीच में, है ना। तो इसमें क्या हुआ था, देखिए वन्य जीवन यानी कि संरक्षण अधिनियम 1972 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसे पौधों और पशु प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया है। तो आप इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किसके लिए किसके अधिनियमित के लिए चालू किया गया था। तो ये पौधों और पशु प्रजातियों की संरक्षण के लिए इसको लागू किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट में क्या कहा जाता है, WPA यानी कि 1972 के प्रावधान, यही है ना, WPA यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के क्या क्या प्रावधान थे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। कहा जाता है शिकार करना और जंगली जानवरों का शिकार करने के इरादा निषिद्ध है। उसी प्रकार व्यापार लाइसेंस के संबंध में स्वामित्व किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। और इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के धारा 51 में दंड का भी प्रावधान है। मतलब इसमें आपको कोई भी चीज अगर क्षति पहुंचाते हो जीव जंतु को, पशु पक्षियों को, तो उस पर आपका दंड अपराध भी घोषित किया जाएंगे, आपको सजाएं भी मिल सकती है। तो इस तरह से इसका प्रावधान दिया गया था। और उसके बाद कहा जाता है कि विश्व वन्यजीव कोष यानी कि WWF, अभी हम लोग देखे थे, WWF लगभग 100 देशों में काम करता है। हर स्तर पर दुनिया भर के लोगों के साथ मिलकर नवीन समाधान विकसित करने और वितरित करने के लिए सहयोग करते हैं, जो समुदाय और वन्यों को संरक्षण करते हैं। तो आप इसको ध्यान रखोगे। इस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में समझ चुके हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था, इसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, इसके क्या क्या कार्य हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, और उसके जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो चालू किया गया था उसके क्या क्या प्रावधान है, वो क्यों लागू किया गया था, किसके लिए लागू किया गया था, किसके संरक्षण के लिए लागू किया गया था, इन तमाम चीजों को हम लोग देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। बाघों की संख्या के बारे में समझ चुके हैं। और बाघों की संख्या लगभग आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उस संख्या को याद रख सकते हो। ओके, तो इस प्रकार हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में डिटेल से जितने भी दिए हुए हैं उसको हम लोग समझ चुके हैं। और हम लोग आज के सेशन में एक और आर्टिकल्स को ऐड करना चाहेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और ये विलुप्त भी होने की कगार पे है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, इससे भी सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आप वो आर्टिकल्स रहने वाली है नाम दफा उड़न गिलहरी। नाम दफा उड़न गिलहरी, जैसे एक देखिए एक गिलहरी है, हम लोग आप देखोगे गिलहरी है ना, आपके आसपास बहुत सारे गिलहरी होंगे, पेड़ पौधे में रहते हैं, है ना। जैसे नारियल हो या खजूर टाइप का पेड़ जो होता है उस पर आपको गिलहरी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार जो एक गिलहरी का एक प्रजाति है जिसका नाम है नाम दफा उड़न गिलहरी, जो विलुप्त होने को है, विलुप्त हो ही गया लगभग। उसी में से एक जो ये गिलहरी को देखा गया अरुणाचल प्रदेश में, उसके बारे में ये चर्चा की गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। लगभग 42 साल से लापता नाम दफा उड़न गिलहरी जो अरुणाचल प्रदेश में फिर से दिखाई दी गई है। मतलब ये 42 साल तक तो दिखाई नहीं था कहीं ना कहीं भी। तो
तो इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश में ये दिखाया है। देखिए आप सभी इसका चित्र देख सकते हो, ये हालांकि रंगीन में नहीं है, कलरफुल में नहीं है, तो इसी वजह से ऐसा लग रहा है। और ये शायद रात का फोटो है, इसी वजह से आपको चमक भी रहा है ना। इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या कैसा रंग है, क्या अलग है, बाकी इसके बारे में भी समझेंगे। देखिए इसका विवरण समझते हैं लोग। नामदफा उरन गिलहरी को आखिरी बार 1981 में अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व में देखा गया था। ये भी आपको पूछे जा सकते हैं कि नामदफा गिलहरी जो है ना लास्ट टाइम कब देखा गया था। ये 1981 में कहां देखा गया था, अरुणाचल प्रदेश में, जो ये नामदफा टाइगर रिजर्व में ही देखा गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार का जैसा नामदफा उरन गिलहरी दिखने में काफी हद तक लाल विशाल उरन गिलहरी यानी कि जैसे लगती है। अब देखोगे अपना जो नॉर्मल जो है गिलहरी ऐसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो है नामदफा उरन गिलहरी, इसका रंग होता है लाल, है ना। काफी हद तक लाल विशाल उरन गिलहरी होते हैं, जो काफी विशाल भी होते हैं, इसको आप ध्यान रखोगे। उसके बाद कहा जाता है नामदफा उरन गिलहरी से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी समझते हैं हम लोग। क्या कहा जाता है, नामदफा उरन गिलहरी एक रात्रिचर वृक्ष उरन गिलहरी है जो पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो ये जो है ना रात्रिचर वृक्ष यानी कि रात्रि में ये चरने वाले हैं। तो और ये अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पड़ते हैं, पूर्वोत्तर भारत में जो है ये अरुणाचल प्रदेश पड़ते हैं ना। तो आप सभी ये देख सकते हो, यहाँ पे यहाँ सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया ना, तो वहां पर ये पाए जाते हैं। उसी प्रकार शानदार और अनोखी नामदफा उरन गिलहरी एकमात्र जीनस बिस्फा मोयोप्लेटरस प्रजाति है। ये भी आप ध्यान रखोगे, ये उरन गिलहरी एकमात्र कौन से प्रजाति से संबंधित का है, ये आपका जीनस बिस्फा मोयोप्लेटरस से है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी समझते हैं। कहा जाता है पर्यावास और क्षेत्र। पर्यावास और क्षेत्र में कहा जाता है ये आपको उरन गिलहरी जो है ना, तो ये नामदफा उरन गिलहरी कहाँ पर पाए जाते हैं, ये उस शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाई जाती है। और ये पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमाचल के एक संकीर्ण क्षेत्र में पाई जाती है। आप ये ध्यान रखेंगे कि इसका ये कहाँ पे पाए जाते हैं, पूर्वोत्तर भारत में, है ना। अभी हम लोग देखे हुए थे पूर्वोत्तर भारत में और पूर्वी हिमाचल में भी इसको देखने को मिला है, हिमालय में देखने को मिला है, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट में कहा जाता है IUCN स्थिति इसकी गंभीर रूप से लुप्त प्राय यानी लुप्त होने को कगार पे है। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में चालू किया गया था, ये इसको जो अनुसूची सेकेंड में रखा गया है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद इसके क्या क्या खतरा हैं, और प्राकृतिक पर्यावास का नुकसान, गैर लकड़ी वन उत्पाद का दोहन और स्थानांतरित कृषि, इसके माध्यम से ये जो दोहन करता है इसका खतरा होता है। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखोगे, है ना। तो ये आपका रहा नामदफा उरन गिलहरी के बारे में। तो इस प्रकार हम लोग ये दो आर्टिकल्स को देख चुके हैं, एक प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल पूरा हुआ और नामदफा उरन गिलहरी के बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं। इस प्रकार हम लोग ये आर्टिकल्स को कंप्लीट किए, दो आर्टिकल्स था, दोनों के दोनों हम लोग कंप्लीट किए और काफी इंपॉर्टेंट भी था। और उम्मीद करता हूँ ये दोनों के दोनों आर्टिकल्स आप सभी को समझ आया होगा। और एक निवेदन भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और क्लास का रिव्यू जरूर दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि क्लास कैसे बन रही है, कुछ कमी हो या कुछ बदलाव करना चाहिए तो आप सजेस्ट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।